हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम मिनिस्ट्री। दिस इज कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आजकल जो न्यूज़पेपर में ट्रेंडिंग हो रहा है ना, वो खबरें इतनी अच्छी आ रही हैं कि आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या जो है आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबरें आपके लिए बन रही हैं। हालांकि अगर आप न्यूज़पेपर पे उतना समय नहीं दे पा रहे हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। एग्जाम मिनिस्ट्री में मैं आप सभी के लिए यही काम करता हूं कि आपके लिए दिन भर की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है द हिंदू पेपर्स की और उसके एडिटोरियल को एक समराइज वे में आपको देने का प्रयास करता हूं। तो आइए देखते हैं कि आज वाली न्यूज़ में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रही हैं और किन चीज़ों को हमें पढ़ना ज़रूरी रहा है। हालांकि इससे पहले मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि अगर आपको इन न्यूज़ के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा समराइज वे में होती है, अगर आपको ये पीपीटी चाहिए या इसका पीडीएफ चाहिए तो बेसिकली आप हमारे टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं और वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की जो खबरें रही हैं वो कौन कौन सी रही हैं और कौन इंपॉर्टेंट उनमें क्या क्या रहा है। तो दोस्तों, जो हमारे सामने सबसे पहली खबर आ रही है वो है विझिंजम अंतरराष्ट्रीय डीप वाटर बंदरगाह, यानी कि पोर्ट। ये खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी अर्थव्यवस्था की जो है जो टॉपिक है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि रिसेंटली पोर्ट इकोनॉमी के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, पोर्ट इकोनॉमी विल ड्राइव इंडियाज ग्रोथ सेज पीएम। ठीक है, कि पोर्ट इकोनॉमी क्या बोली गई है, कि भाई पोर्ट इकोनॉमी क्या है। पोर्ट इकोनॉमी, तो ये जो शब्द है इसके बारे में पढ़ना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है कि भाई पोर्ट इकोनॉमी क्या है। देखिए क्या होता है कि कल हमने पिछली वाली वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया होगा ऑरेंज इकोनॉमी, पोर्ट इकोनॉमी। इस तरीके से जब भाई पढ़ाई करते समय तो हमें बेसिकली तीन तरह की इकोनॉमी मेनली पढ़ाई जाती है। फिर वो होती है कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। अब ये तरह तरह की इकोनॉमी कैसे निकल के आती है, तो इसको आसान शब्दों में अगर समझने का प्रयास करें तो देखिए, जो बंदरगाह की स्थिति होती है, जो तटीय देश होते हैं, ठीक है, तटीय देशों में बंदरगाह का जो रोल होता है वो सबसे ज्यादा होता है। इसलिए ये देखा जाता है कि अगर आपकी तटीय सीमा काफी लंबी है तो आपके पास आय का एक बहुत बड़ा साधन आपके पोर्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर वो पोर्ट आप सही तरीके से विकसित करेंगे तो पोर्ट इकोनॉमी का मतलब अर्थव्यवस्था में जो है वो पोर्ट कितनी हिस्सेदारी दे रहा है, वो पोर्ट कितना जो है सपोर्ट कर रहा है। इसी को लेकर के एक न्यूज हमारे सामने आती है, वो है विझिंजम अंतरराष्ट्रीय डीप वाटर बंदरगाह के बारे में। अब ये क्या है इसको समझते हैं। देखिए, अंतरराष्ट्रीय डीप वाटर बंदरगाह विझिंजम जो है वो आपके दक्षिण पश्चिमी जो है तट पर बनाया गया है केरला में। तो अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो ये देखते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के राजधानी तिरुवनंतपुरम में विझिंजम अंतरराष्ट्रीय डीप वाटर बंदरगाह का उद्घाटन किया। अब ये बंदरगाह की जो लोकेशन है वो आप मैप पे यहां देख सकते हैं। हालांकि आप मैप जब बनाते हैं तो ऐसे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, तो आपके दक्षिण पूर्व की बात की जा रही है, दक्षिण पश्चिम की बात की जा रही है कि दक्षिण पश्चिम में ये जो है विझिंजम जो पोर्ट है वो है। अच्छा, मैं ये बात क्यों लोकेट कर रहा हूं कि भाई दक्षिण पश्चिम में, क्योंकि कई बार आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि पर्टिकुलर किसी प्लेस की जो लोकेशन है वो किस दिशा की तरफ है, तो दक्षिण पश्चिम है कि दक्षिण पूर्व है कि उत्तर पूर्व है कि उत्तर पश्चिम है। तो ये ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको समझना जरूरी है कि ये कहां पर लोकेटेड है। इसकी लागत की अगर हम बात करें तो लागत जो है वो लगभग 8800 करोड़ रुपए बताई गई है। ठीक है, इसके साथ ही साथ यह भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है कि कंटेनर ट्रांसशिपमेंट, समर्पित का मतलब डेडिकेटेड, पर्टिकुलर किसी चीज, किसी क्रिया को किसी चीज से संबंधित सिर्फ कार्यविधियां या कार्य जहां पर किए जा रहे हैं वो डेडिकेटेड। तो डेडिकेटेड क्या है? कंटेनर ट्रांसशिपमेंट। अब ये ट्रांसशिपमेंट क्या है इसके बारे में समझते हैं। देखिए, ट्रांसशिपमेंट एक शब्दावली है जो आपको अक्सर देखने को मिलेगी। आप अगर इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से कोई न्यूज पढ़ रहे हैं तो उसमें ऐसी चीजें पोर्ट वोर्ट में ट्रांसशिपमेंट देखने को मिलता है। तो ये ट्रांसशिपमेंट होता क्या है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए, अक्सर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपकी कोस्टल लाइन है, ठीक है, इस कोस्टल लाइन में बेसिकली क्या होता है, कोई जो है जहाज जो है वो इधर से भी आता है, कोई इधर से भी आते हैं, कोई इधर से भी आते हैं और कोई इधर से भी आते हैं। ठीक है, और ऐसे ही भारत के भी जहाज जो हैं इसी तरीके से ट्रैवल करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ट्रैवल करते हैं। अब होता क्या है, मान लीजिए भारत के यहां पर कोई जो है सामान बन रहा है,
कोई सामान यहां बन रहा है, कोई सामान यहां बन रहा है, कोई सामान यहां बन रहा है, कोई यहां बन रहा है, कोई यहां बन रहा है। तो इस तरीके से जो सामान है वो अलग अलग जगह पे बनाए जा रहे हैं। अच्छा, इनको जब एक्सपोर्ट करने की बात आती है तो ये सामान बेसिकली पास के किसी भी पास के बंदरगाह पर जाते हैं। अब पास के बंदरगाह पे जाने का मतलब आपको ये भी पता है कि सारे बंदरगाह अंतरराष्ट्रीय पोर्ट से संबंधित नहीं होते हैं, कि यानी सारे बंदरगाह की सेवाएं जो हैं वो अंतरराष्ट्रीय पोर्ट से होकर के नहीं जाती हैं। इसलिए भारत में कुछ ऐसे पोर्ट्स हैं जो अंतरराष्ट्रीय पोर्ट्स हैं। तो जब छोटे छोटे कंटेनर जो है इस यहां पर लाए जाएंगे विजिंगम में, बात समझिएगा, विजिंगम में जब छोटे छोटे कंटेनर, छोटी छोटी जहाजें जो होंगी वो कंटेनर को यहाँ लाएंगी और फिर यहाँ से इसको जो है बड़े कंटेनर, बड़े जहाज पर जो है वो लादा जाएगा इन सामानों को, और फिर यहां से विश्व के हर छोर पर भेजा जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है कि पहले छोटे छोटे कंटेनर्स लाए जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे कंटेनर का मतलब छोटे जहाज जो होते हैं जो छोटी दूरी सेलिंग करते हैं उनको एक जगह पे लाया जाता है, फिर उनका सारा सामान बड़े कंटेनर पे लादा जाता है और फिर वो कंटेनर विश्व के छोरों में जाता है जहां जहां उसको जाना होता है, क्योंकि लागत प्रभावी होता है ये। अब अगर मान लीजिए मैं ऐसी एक एक शिप, मान लीजिए कि एक कंपनी का सामान भेजने के लिए एक शिप हमने भेज दी कहीं पर, अब वो शिप वहां जाएगी तो उसमें क्या होगा कि लागत ज्यादा आएगी। तो बड़े जो पोर्ट हैं या बड़े जो जहाज हैं, ठीक है, तो वो कंटेनर जहाज जो होते हैं वो बेसिकली जो है एक साथ कई जो है चीजों का सामान या कई जो है व्यापारियों का सामान एक साथ लेकर जाते हैं। इसे कहते हैं ट्रांसशिपमेंट, ठीक है, ट्रांसशिपमेंट। बात समझ में आ गई? तो ये पहला भारत का समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा जो अपनी स्ट्रैटेजिक लोकेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि अपने स्ट्रैटेजिक लोकेशन के लिए रणनीतिक जो है इसका जो स्थान है वो रणनीतिक इसलिए है क्योंकि इसमें एक चीज आपको ये समझनी पड़ेगी, बहुत सारे कंटेनर, पहले क्या होता था कि भारत को कोई सामान जब विदेश में भेजना होता था, निर्यात करना होता था, तो यहां के जरिए वो पहले सिंगापुर भेजा जाता था। कहां भेजा जाता था? सिंगापुर में। सिंगापुर से होता क्या था कि सिंगापुर से वो जो है कंटेनर जो है अनलोड किया जाता था, फिर उसको दूसरे कंटेनर पे लोडिंग की जाती थी, फिर वहां से वो कंटेनर जाता था। अब इससे क्या होता था, समय, साथ ही साथ इसकी जो लागत है वो बढ़ जाती थी। अब भारत के पास खुद का एक पोर्ट ऐसा है जो लगभग कह सकते हैं कि ये प्राकृतिक पोर्ट के बारे में बोला गया। ये भी ध्यान रखिएगा, ये प्राकृतिक पोर्ट है कि प्राकृतिक जो है प्राकृतिक पोर्ट है, और डीप वाटर का मतलब गहरा है। इसकी जो गहराई है यहाँ पर जो तटीय रेखा पे जो है गहराई है स्थल की वो काफी ज्यादा है, लगभग 20 मीटर के आसपास बताई जा रही है। तो इतनी गहराई होने के वजह से यहाँ पर जो भारी शिप्स होती है वो भारी शिप यहाँ पर आकर के रुक सकती हैं, क्योंकि भारी शिप को ज्यादा गहरा पानी चाहिए होता है सेल करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि भाई अब यहाँ से हम अपना सारा सामान भारत के हर एक जगह से अगर हम बात करें तो सारा सामान यहाँ लाएंगे और डायरेक्टली यहाँ से हम उसे भेज देंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया? तो ये इंपॉर्टेंट जो है इसलिए हो जाता है। अब विजिंगम पोर्ट की जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट हमने समझ ली। अब बात करते हैं कि इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको समझना है। तो याद रखिएगा, अडानी पोर्ट्स एंड सेज, सेज का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, ने केरल सरकार के साथ पीपीपी मॉडल पर विकसित किया गया है। ये यानी कि पहली चीज जो हमें यहाँ एक देखने को मिल रही है सेज, ये अक्सर आपको देखने को मिलेगा, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र होता है। बेसिकली एक क्षेत्र होता है जहां आर्थिक गतिविधियों से संबंधित चीजें कराई जाती हैं और उस क्षेत्र को बेसिकली लोकेट कर देती है गवर्नमेंट कि इस क्षेत्र में सारी की सारी जो है विशिष्ट आर्थिक गतिविधियां होंगी, किसी भी तरह का प्रोडक्शन होगा, किसी तरह का पोत है, तो वो सारी चीजें एक क्षेत्र में होती हैं। तो ये आप समझ लिए। दूसरा आपको यहाँ एक चीज देखने को मिल रही है पीपीपी, एंड व्हाट इज स्टैंड फॉर पीपीपी, है क्या ये पीपीपी? देखिए पीपी की मतलब, एक पी का मतलब होता है पब्लिक, दूसरा प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी। पीपीपी का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा मॉडल होता है इकोनॉमी में जिसके जरिए जो है सरकार जो है अपने बहुत सारे संसाधनों को किसी पर्टिकुलर जरूरी क्षेत्र पर लगा करके, और अगर दूसरा उसको कहीं लगाना है तो वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वहां पर प्राइवेट उसकी मदद करता है। हम कौन सी इकोनॉमी है आपको ये भी पता है, हम मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी इकोनॉमी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहां पर प्राइवेट और गवर्नमेंट यानी कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर आपस में मिल करके काम करते हैं। तो पीपीपी मॉडल काम कैसे करता है ध्यान से समझिएगा, ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये एक रोड है जो पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक निर्माण की जानी है, ठीक है, रोड है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक निर्माण की जानी है।
गवर्नमेंट क्या कहेगी कि गवर्नमेंट को भाई इसमें बनाने में काफी लंबा खर्चा आएगा और गवर्नमेंट के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े, इस वजह से गवर्नमेंट क्या कहती है कि हम इसका भाई टेंडर निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? टेंडर निकाल रहे हैं। अब कंपनियां जो हैं वो टेंडर भरेंगी, प्राइवेट कंपनियां टेंडर भरेंगी और उसके बाद क्या होगा, उनको अलॉट हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनियां यहां आएंगी तो आपका एक प्रश्न हो सकता है, सर प्राइवेट कंपनियां यहां क्यों बनाएंगी, उनको क्या प्रॉफिट है, और सरकार तो पैसा दे नहीं रही है। तो प्राइवेट कंपनियों को यह कहा जाएगा कि भाई पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आप रोड बनाइए, रोड बनाने के बाद इस पे आप अपना टोल लगाइए, और उस टोल पर वैसे बेसिकली सरकारी टोल होगा, लेकिन जब तक आपकी ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट नहीं निकल आता तब तक आपका टोल रहेगा, और जब आपका ये निकल जाएगा तो आप इसको छोड़ देंगे और गवर्नमेंट इसको ओवरटेक कर लेगी। बात समझ में आ गई? तो ये एक मॉडल है, पीपीपी ऐसे काम करता है। तो पीपीपी एक और चीज आप देखते होंगे इकोनॉमी में, पीपीपी परचेजिंग पावर प्रायोरिटी, वो अलग चीज है। ये है पीपीपी का मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो इस आधार पर जो है विजिंगम पोर्ट का निर्माण किया गया है, ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बंदरगाह की जो है 20 मीटर तक की प्राकृतिक गहराई इसे विशाल कंटेनर जहाजों मेगा शिप्स के लिए आदर्श बनाती है। कहने का मतलब ये है कि चूंकि यहाँ पर जो है गहराई ज्यादा है तटीय क्षेत्रों में, तो यहाँ पर बड़े जो जहाज होते हैं वो भी आराम से सेल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बड़े जहाजों को किसी बंदरगाह पर ले जाने के लिए सबसे बड़ी शर्त तो ये होती है कि वहाँ का जो है पानी जो है वो शैलो वाटर नहीं होना चाहिए कि थुतला पानी है कि भाई थोड़ा सा है, क्योंकि ये काफी ज्यादा भार लिए होते हैं तो इनको काफी गहरा पानी चाहिए होता है अच्छे से सेल करने के लिए, ठीक है। हाँ, ये चीज याद रखिए, ये चीज तो मैंने आपको बता ही दी है। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि विजिंगम पोर्ट की जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है वो हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिलाने वाली है। अब बात करेंगे कि इसके रणनीतिक महत्व हैं कौन कौन से, ठीक है। तो रणनीतिक महत्व की अगर हम बात करें तो इसकी सबसे पहली बात तो ये प्राकृतिक गहराई है इसकी, ठीक है। विशाल कंटेनर जो भी हैं, जो जहाज हैं, वो यहां आ सकते हैं इजिली। इसी के साथ साथ व्यापारिक मार्गों के साथ निकटता है इसकी। व्यापारिक मार्गों के साथ कैसी निकटता, इसका मतलब समझिएगा। ये जो हमारी तटीय रेखा है ना, ये जो तटीय रेखा है, ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए कि इससे इसकी दूरी जो है, इसकी जो दूरी है वो बहुत ही नजदीक है अंतरराष्ट्रीय दूरी से। कैसे समझेंगे, रुकिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए, यहां से ये जो है अंतरराष्ट्रीय सी लेवल जो है, सी वाटर शुरू होता है, ठीक है। तो इससे इसके बीच, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, येलो ना दिख रहा हो तो मैं एक बार फिर से दूसरा कलर यूज कर लेता हूं, ठीक है। चलिए, ये देखिए, ये मान लीजिए अंतरराष्ट्रीय सीमा है। अब यहां से इसकी दूरी जो है, इसकी दूरी जो है वो मात्र 10 नॉटिकल माइल मानी जाती है। तो अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है सर कि भाई इतनी पास दूरी है, ठीक है। इस पॉइंट का क्या महत्व है, व्यापारिक मार्गों से काफी निकट है। तो व्यापारिक मार्गों से निकटता इस बात को सुनिश्चित करती है कि इधर से आने वाले किसी भी प्रकार के कोई भी जहाज, मान लीजिए उनको तत्कालीन कोई सेवा की आवश्यकता है या किसी तरह की रिफ्यूलिंग करवानी है या किसी तरह का उनको डक करना है, कुछ समय के लिए हाल करना है अपने शिप को, तो वो इजीली शिप को हाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय जो है वाटर से आने वाले शिप्स ये देखते हैं अक्सर कि पास वाला पोर्ट कौन सा मिलेगा। तो भारत की इकोनॉमी को ये काफी ज्यादा अच्छा पुश देगा कि इसलिए, क्योंकि अब यहां से जो शिप जा रहे हैं वो यहां हाल्ट कर सकते हैं, कुछ देर के लिए रुक सकते हैं, अपने रसद सामानों की पूर्ति कर सकते हैं, और अगर कोई शिपमेंट, मान लीजिए कोई दिक्कत आ रही है शिप में, तो वो भी आप यहां पर अब कर सकते हैं। तो ये एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बना देता है, इसकी लोकेशन जो है वो इसको काफी अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्टर बनाती है। इंडो यूरोप अमेरिका मार्ग पर स्थित है, तो इसलिए इंडो अमेरिका जो मार्ग है यूरोप, इधर से आने वाली सारी शिपें, अगर हम बात करें इधर मिडिल ईस्ट से आने वाली, अमेरिका की तरफ से आने वाली, पनामा की तरफ से, सारी शिप्स जो है वो इधर से होकर के गुजर रही हैं। अगला जो है वो सबसे बड़ी बात जो आती है, आयात निर्यात की लागत में भाई देखो बहुत कमी आ जाएगी। ये माना गया है कि इस पोर्ट की वजह से जो हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हैं, जो हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हैं, उनमें जो है 30 से 40% कहा जा रहा है, 30 से 40% की कमी आ जाएगी। हमारी जो कॉस्ट है वो काफी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब हमें माल यहां से डायरेक्टली हम कहीं भी भेज सकते हैं, ठीक है, हम यहां से कहीं भी भेज सकते हैं। हालांकि हम बात करें कि क्या सर इससे पहले
कोई ऐसे पोर्ट नहीं थे। तो देखिए विशाखापट्टनम एक पोर्ट आपको मिल जाएगा कि विशाखापट्टनम था और दूसरा मुंद्रा था। तो दो पोर्ट ऐसे थे बेसिकली जो अंतरराष्ट्रीय उसके सूची में, अंतरराष्ट्रीय पोर्ट की सूची में आते थे। ठीक है, अब हमारे पास एक तीसरा पोर्ट भी आ गया है जो विजिंगम पोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो ऐसी खबरों को कभी भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके जो है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। वहीं अगर हम बात करें कि इसके साथ साथ आर्थिक प्रभाव इसके क्या देखने को मिलेंगे, तो देखिए आर्थिक प्रभाव में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ये जो फैक्ट्स है ये मैं आपको मेंस के वजह से निकाल करके देता हूं कि आपकी जो मेंस की तैयारी है वो भी साथ ही साथ होती रहे। तो फैक्ट्स में देखिए रोजगार का सृजन होगा, सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट के बारे में कहा जा रहा है 5,000 से प्लस प्रत्यक्ष रूप से और 1.5 लाख अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उत्पन्न होंगे। भाई पोर्ट डेवलप हुआ, पोर्ट डेवलप होने के बाद आप देखेंगे आसपास की छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, जिसको सब इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है, वो क्रिएट होंगी। पोर्ट में प्रत्यक्ष रूप से कुछ एम्प्लॉयज को रखा जाएगा, क्रेन चलाने वाले को, कंटेनर उठाने वाले को, साफ सफाई करने वाले को, सुपरवाइजर को, ऐसे बहुत सारी नौकरियां क्रिएट होंगी। साथ ही साथ इसके ये तो प्रत्यक्ष हो गई। अप्रत्यक्ष रूप से जो कंटेनर शिपमेंट यार्ड के बगल बगल का एरिया है वहां पर छोटी छोटी दुकानें का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई दुकान वहां खोल सकता, दुकानों का मतलब होता है कॉमर्शियल एक्टिविटीज को वहां बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। अब इसके साथ ही साथ कहा जा रहा है कि जो विदेशी निवेश है, विदेशी निवेश में बेसिकली जो है भारत अब केरल को इस तरीके से विकसित हो रहा है, केरल जो है भारत विकसित कर रहा है अपने तटीय क्षेत्रों को कि वहां पर एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का आकर्षण जो है वो धीरे धीरे हमें देखने को मिलेगा। बंदरगाह अर्थव्यवस्था यानी वही शब्द जो पोर्ट इकोनॉमी हमने बोला, तो तटीय राज्यों में भारत को विकसित रूप में एक केंद्र बनाने का ये एक कदम देखने को मिल रहा है कि भाई अब भारत जो है वो पोर्ट इकोनॉमी के तरीके से विकसित हो रहा है, इसके पास अच्छे पोर्ट्स हैं, यहां से अच्छे व्यापार आयात निर्यात के किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक जो है खबर थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी आपके जो है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो इसके साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट बात और रही है वो भी समझ लेते हैं कि विजिंगम बंदरगाह भारत के मेक इन इंडिया और एटम निर्भर भारत और ब्लू इकोनॉमी, चूंकि ये पोर्ट जब भी आता है ना तो एक शब्द तो आप ये देख ही रहे हैं, ये ब्लू है, तो ये ब्लू इकोनॉमी। ठीक है, तो ब्लू इकोनॉमी जैसी योजनाओं को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये न केवल देश के व्यापार घाटे से, क्योंकि यहां से जो रेवेन्यू जनरेट होगा भारत को, वो उसके व्यापार घाटे को कम करेगी, बल्कि वैश्विक व्यापार का हब भी बना सकती है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट इसलिए रही है क्योंकि एक तो यहां से आपको फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस इसकी हमने देख ली, फिर इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस देखी, फिर पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस देखी, ठीक है, फिर ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस देखी। तो इस तरीके से हमने कुछ पॉइंट्स क्रिएट कर लिए और हमने समझ लिया कि भाई कौन कौन सी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट रही हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगली खबर पे अगर हम बढ़ें तो अगली खबर जो हमारी है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको पेज नंबर 4 पर देखने को मिलेगी और इसे आप जीएस पेपर 3 से संबंधित पढ़ सकते हैं। तो जीएस पेपर 3 में जो ये अभी रिसेंटली स्टेटमेंट आया कि मोदी रीस्टार्ट अमरावती प्रोजेक्ट वर्थ ₹58,000 करोड़। अब भाई ये क्या है, देखिए हुआ क्या कि केरला से उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी जो है वो आंध्र प्रदेश सीधा गए। अब आंध्र प्रदेश जाने के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, ठीक है, अब इस पे छोटा सा जो स्टोरी है वो समझ लो। हुआ क्या, आप एक चीज तो जानते ही होंगे कि आंध्र प्रदेश अभी तक जो है एक सिमिलर राजधानी, अगर हम बात करें कि जो राजधानी है आपस में शेयर करते थे। ठीक है, आपस में एक राजधानी शेयर कर रहे हैं, उसको एक मिनट रुकिएगा मैं आपको बताता हूं। चलिए, तो भाई ये जो मैप आप देख रहे हैं, ठीक है, हमने ये देखा कि आंध्र प्रदेश दो भागों में विभाजित हुआ। ठीक है, किस तरीके से दो भाग में टूटा है भाई, एक तो तेलंगाना बन गया और दूसरा आंध्र प्रदेश रहा। अब आंध्र प्रदेश की जो ये बॉर्डर आप देख रहे हो, इसमें समझने का प्रयास करिएगा, ये आप देख रहे हो आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश है, इस तरफ का जो एरिया है, और ये है आपका तेलंगाना। ठीक है, ये है तेलंगाना और ये है आंध्र प्रदेश। कोई दिक्कत है? ठीक है, चलो अब बात को समझना
ये दोनों आपस में एक थे। अब ये दोनों अलग हुए तो इन दोनों ने ये बात बोली कि भाई देखो, आंध्र प्रदेश का ये कहना है कि भाई ये हम तो चूंकि एक ही थे, तो हमने क्या किया कि हैदराबाद का विकास जो है उसको बनाने में इतने सालों से हमारी राजधानी रही है, तो हम एक काम करते हैं, हम भी अभी कुछ देर के लिए इसको अपनी राजधानी मानेंगे। अब ये अपनी राजधानी मानने को दोनों लोग तैयार हो गए। फिर क्या होता है कि हालांकि आंध्र प्रदेश ये कहता है कि हम अपने अमरावती को जो है वो इस तरीके से डेवलप करेंगे कि वो हमारी आने वाले फ्यूचर में जो है राजधानी बने। ठीक है, तो धीरे 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 चीजें ऐसी होने लगी कि अब हमने देखा कि अभी रिसेंटली में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में 58,000 करोड़ रुपए की जो विभिन्न परियोजनाओं को आधारशिला रखी और कुछ परियोजनाएं जो थी उनका उद्घाटन भी किया है, यानी कि कुछ पूर्ण हो चुकी हैं और कुछ की आधारशिला रखी गई। अब समस्या ये थी कि आंध्र प्रदेश जो है वो कह रहा था कि हम अपने अमरावती को डेवलप करेंगे और अमरावती हमारी अब राजधानी बन जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए हैदराबाद जो है वो रहेगी। अब आप सोचिए कि एक राजधानी क्षेत्र को इतने बड़े एरिया को संभालने में और इधर इतने बड़े एरिया को संभालने में कितनी समस्याएं आती होंगी। ठीक है, तो अक्सर ये देखा जाता है कि राजधानी का जो क्षेत्र होता है वो ऐसे जगह पर लोकेट किया जाता है कि जहां से पहुंच जो है वो काफी ज्यादा आसान हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से अब ये समस्या इसलिए भी खड़ी हुई कि आप सोचेंगे कि सर एक बात सोच के देखिए आप कि भाई आप ये कहेंगे कि एक इतने दिन हो गए इनको बने हुए तेलंगाना को, भाई काफी दिन हो गए, अभी तक ये लोग क्यों ऐसा नहीं कर पाए? तो उसके पीछे का जो कारण था वो था राजनीतिक उथल पुथल। राजनीतिक जो है रणनीतियां जो रही वो काफी ज्यादा आगे पीछे की रही। परियोजना में 2015 में शुरू हुई थी कुछ परियोजनाएं जिनकी जो है उद्घाटन जो हुआ वो 2015 में शुरू हुई। अब 2015 में शुरू होते समय जो है चंद्रबाबू नायडू की जो सरकार थी वो उस समय इसको योजना को शुरू कराती है। इलेक्शन के बाद जो है उनकी सरकार जो है हार जाती है, उनकी जो पार्टी है वो हार जाती है। दूसरी पार्टी आती है YSRCP, जिसके जो है जगन मोहन रेड्डी जो है उसके संस्थापक हैं। सरकार द्वारा 3 राजधानियों के फॉर्मूले के कारण इसे रोक दिया गया। अब होता क्या है कि 3 राजधानियों का जो है कॉन्सेप्ट दे दिया जाता है जगन मोहन रेड्डी के द्वारा। जगन मोहन रेड्डी इस बात को बोलते हैं कि भाई देखो, हमारा जो आंध्र प्रदेश है हम इसमें 3 राजधानियां बनाएंगे। 3 राजधानियां कौन सी? एक तो आपको बनाना है कुर्नूल, दूसरा बनाना है अमरावती और तीसरा बनाना है विशाखापट्टनम। अब ये 3 राजधानियों का कॉन्सेप्ट कैसा, ये कैसे समझे? देखिए, साफ साफ आसान शब्दों में समझें तो उन्होंने 3 जो राजधानियां बताई उस राजधानियों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। उन्होंने कहा जो कुर्नूल है ये हमारी न्यायिक राजधानी होगी, यानी कि यहां हमारा हाईकोर्ट होगा। ठीक है, दूसरी है अमरावती, जहां विधायी राजधानी होगी, हम यहां पर जो है मेन राजधानी हमारी ये होगी जहां हमारी जो है विधानसभा होगी, जहां हमारी विधानसभा का निर्माण किया जाएगा। और जो ये जितने भी हमारे मिनिस्टर और जो है हमारे जो है चीफ मिनिस्टर हैं, इनके लिए कार्यकारी राजधानी जो होगी, इनके जितने बंगले होंगे, अक्सर आप देखते होंगे किसी क्षेत्र में राजधानी में एक क्षेत्र जो होता है वो कैंट एरिया की तरफ बनाया जाता है और अक्सर वहां पर सारे आवास देखने को मिलते हैं। तो वो कार्यकारी राजधानी को बोला कि हम विशाखापट्टनम रखेंगे। अब ये 3 राजधानियों का कॉन्सेप्ट सरकार बदलते ही लागू हो गया। जब ये 3 राजधानियों का कॉन्सेप्ट लागू हुआ तो समस्याएं देखने को ये मिल रही थी कि मैनेजमेंट आप समझो, मान लो यहां पर किसी एक फाइल को जो है आपको कोई एक फाइल है जो यहां जो कार्यकारी से हो करके सीधा यहां जानी है, तो अब इस फाइल को यहां ले जाने में ऑल्दो फैक्स कर सकते हैं, चीजें कर सकते हैं, बट ओरिजिनल फॉर्मेट की फाइल ले जाने में आप सोचो कितनी देर लगेगी। तो ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा था। हालांकि जो सरकार थी जगन मोहन रेड्डी की, उन्होंने इस फॉर्मेट को प्रस्तावित किया कि हम इसे भी डेवलप करेंगे, इसे भी डेवलप करेंगे और इसे भी डेवलप करेंगे। तो ये डेवलपमेंट वाला जो खेल रहा, ये खैर राजनीति का जो है शिकार रही राजधानी का क्षेत्र जो है वो उस तरीके से। खैर अब इस चीजों को जो है बदल दिया गया और अमरावती को राजधानी बना दिया गया। अमरावती को अब आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में डेवलप किया गया और कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास भी रखा और कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन भी पीएम ने किया है। परियोजनाओं में अगर हम बात करें कि कौन कौन सी परियोजनाएं शामिल हैं, तो राजधानी विकास परियोजना, क्योंकि नई राजधानी है तो भाई आसपास का स्ट्रक्चर जो है वो विकसित होना चाहिए, राजधानी देखने में लगनी चाहिए कि राजधानी है। ठीक है, अमरावती में कैपिटल सिटी इंस्टीट्यूट, ठीक है, और दूसरी चीज IT हब, ग्रीन एनर्जी प्रोडक्ट्स और हेल्थ केयर की फैसिलिटीज और सुविधाओं का निर्माण अमरावती में किया गया। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें कि बुनियादी ढांचा जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स है उसको लेकर के कौन से कवायदे की गई हैं, तो राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे नेटवर्क, क्योंकि भाई राष्ट्रीय राजमार्ग से इसको जोड़ना पड़ेगा राजधानी को, और रेलवे नेटवर्क को भी विकसित करना
इसका काम रहेगा, क्योंकि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई राजधानी है और वो इतर बितर पड़ी रहे कि हाँ भाई वो उसकी राजधानी है, उतना दूर तो हम जा ही नहीं सकते, ठीक है, तो ये तो नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ जो एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है, नागाय लंका मिसाइल टेस्टिंग रेंज जो कृष्ण जिले में स्थित है, कृष्णा जिले में, उसकी स्थापना की जाएगी। तो अब बेसिकली इंडिया अपने जितने भी जो है मिसाइल टेस्टिंग होंगी वो यहां से भी कंडक्ट करवा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का जो है मिसाइल टेस्टिंग सेंटर है, या आपसे ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से जिले में भारत का आंध्र प्रदेश के कौन से जिले में भारत का मिसाइल टेस्टिंग सेंटर खोला गया है। तो कृष्णा जिला है, याद रखिएगा, नागाय लंका मिसाइल टेस्टिंग सेंटर। तो ये एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां डेवलपमेंट हो रहा है। तो ऐसे 58,000 करोड़ की जो राशि यहां पर खर्चा की जा रही है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि वो कहां कहां लगेगी। फिर है पोलावराम सिंचाई परियोजना पर तेजी से काम होगा, जो कृष्णा और गोदावरी नदियों का जल प्रबंधन सुनिश्चित करती है। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहां से आपको ये एक नई सिंचाई परियोजना जो आपके कृषि क्षेत्र से संबंधित पॉइंट्स में जब कृषि के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप ऐसे आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो बेसिकली ऐसे आर्टिकल्स में होता क्या है, आप पढ़ते तो एक चीज है लेकिन आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज पे देखते हैं कि हमारी अगली न्यूज है क्या। भाई हमारी जो अगली न्यूज है वो पेज नंबर 4 पर है और जीएस पेपर 2 से संबंधित इसे पढ़ा जा सकता है, जीएस पेपर 2 से रिलेट करके। खबर यह है कि हमने पिछली वाली वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो ये जाति आधारित जनगणना की बात की जा रही है 1931 के बाद तो खैर नहीं हुई, हालांकि उसके बाद भी हुई, सामाजिक आर्थिक आधार पर जनगणना कराई गई, जिसमें बेसिकली ये पता किया गया कि एसटी और एससी का जो रेशियो रहा है वो कैसा रहा है, उसमें कितने कितने वो रहे, जो कि जनगणना नहीं है बल्कि गणना है, ठीक है, गणना है। सेंसस यानी जनगणना और गणना दोनों में अंतर है। तो ये चीजें करवाई गई। अब हम रिसेंटली ये आर्टिकल फिर से देख रहे हैं और इसमें जो एक बड़ी बात कही जा रही है कि भाई जातिगत जनगणना बहुत अच्छी बात है, आप करा लोगे, कराओगे कैसे, कितनी समस्याएं आपके सामने आएंगी, वो चीज है। तो इससे रिलेटेड ये जो है न्यूज है कि जनगणना में जाति जनगणना जो है वो चुनौती और समाधान उसके क्या क्या रहेंगे और किस तरीके से हम इसको आगे समझ सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई जातिगत जनगणना जो है वो तो कराने का जो बात बोला गया है उसके साथ साथ अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि चलो हम ओबीसी, एसटी, एससी, ठीक है, और अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की तो हमारे पास डेटा होगा, सरकार के पास एक बहुत अच्छा डेटा होगा सरकार के पास। लेकिन अगर हम बात करें कि डेटा जो होगा वो आएगा कैसे, तो उसके लिए समस्याएं तो रहेंगी ही कि केंद्र सरकार ने अगली जनगणना में ये आंकड़े आधारित एकत्र करने का जो निर्णय लिया है, इसमें बहुत बड़ी चुनौती तो यही रही है कि देश भर में हजारों लाखों तो जातियां हैं, लाखों जो है उपजातियां हैं, और कई बार तो इसको कैटेगराइज ही नहीं किया जा सकता कि भाई कौन सी जाति उपजाति क्या नाम है, उनका क्या टाइटल लगाती है और किस में आती है, क्योंकि ये एक ट्रांजिशन फेज भी देखने को मिल रहा है, बहुत से लोग अपनी जाति ही बदल ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जा रहा है कि सबसे बड़ी चुनौती देश भर में जातियों और समुदायों को एक व्यापक सूची में तैयार करना है। ये समस्या बहुत बड़ी है, ये कोई छोटी समस्या नहीं है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आप समझिए आपको 145 करोड़ लोगों के पास जाकर के ये पूछना है कि भाई आपकी क्या कैटेगरी है, आप फलाने कैटेगरी में आते हैं, आप किस कैटेगरी में आते हैं, आप किस कैटेगरी में आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। तो ये चीज एक ऐसी चीज है जहां सरकार को बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आ गई? आगे देखते हैं। देखिए क्या होता है कि आंकड़े जो हैं, मैंने आपको बताया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और ओबीसी की संवैधानिक सूचियां जो है ही उपलब्ध हैं। मैंने आपको कहा था ना सामाजिक आर्थिक आधार पर जनगणनाएं तो कराई गई हैं, गणनाएं तो कराई गई हैं, लेकिन उससे हुआ क्या है कि एक वर्ग ही, जैसे आपकी बात करें एससी और एसटी और ओबीसी, इसी के डेटा जो है भारत में सरकार के पास उपलब्ध है। लेकिन अगर सामान्य श्रेणी जनरल कैटेगरी की बात आती है तो जनरल कैटेगरी में सबसे बड़ी समस्या है कि इसकी हजारों जातियों का डेटाबेस केंद्र कैसे उपस्थित करेगा अपने सामने, केंद्र कैसे उसको इकट्ठा करेगा, ये एक बहुत बड़ा विषय बना हुआ है, ठीक है। तो अब इसको समझना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सोचिए कि इसमें कितने संसाधन लग जाएंगे जो है सरकार के, कितने संसाधन लगेंगे, कैसे उसको कैटेगराइज किया जाएगा, कैसे जो है उसको एनालिटिक्स करके उसको एक कैटेगरी में रखा जाएगा, उसकी सारणी बनाई जाएगी, उसको वर्गीकृत किया जाएगा। स्टैटिक्स के कुछ पार्ट्स जो हम पढ़ते हैं ना कि टेबलाइजेशन, सारणी उसकी बनाना, उसको कैटेगराइज करना, उसके बाद उसको समझना, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है।
तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये जो चुनौतियां हैं इसके पीछे वो काफी ज्यादा हैं। 1931 के बाद जनगणना अंतिम जाति आधारित जनगणना थी। आपको मैं बता दूं कि 1931 से पहले, हालांकि ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो पहले जाकर के वो वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें अच्छे तरीके से समझाया गया है जातिगत जनगणना के बारे में। तो 1931 में जो है जनगणना अंतिम थी। इसमें कुल 4147 से अधिक जातियां और उपजातियां दर्ज की गई। समझ रहे हैं आप। इसके बाद 2011 में हमने सामाजिक आर्थिक जाति गणना करवाई थी, ठीक है, सोशल इकोनॉमिकल कास्ट काउंट करवाया। इसमें 46 अलग अलग जातियों की सूची और सामने आ गई। अब आप सोचिए, पहले ये करवाया, हालांकि जो 1931 वाला डेटा था वही हमारे पास इस्तेमाल हो रहा था कि चीजें चलो हमारे पास हैं। बाद में गवर्नमेंट को लगा कि यार काफी ज्यादा टाइम पीरियड बीत चुका है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरी गणना करानी चाहिए जिससे हमें पता चल सके। 2011 में हालांकि इसको इंक्लूड किया गया था गणना को, वहां पे ये देखा गया कि 46 तो और निकल के आ गई। अब ये एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है जो है सरकार के सामने कि वो कैसे इन चीजों को मैनेज करेगी। अभी जनगणना कराना आसान है, जो करवा रही थी, लेकिन जब जातियों का वर्गीकरण करने की बात आएगी तब आप कैसे करेंगे, वो एक चुनौती का विषय बना हुआ है। हालांकि चुनौतियों में अगर देखा जाए तो चुनौतियों में सबसे पहली जो चुनौती है वो जातियों की पहचान करना है। लगभग 4653 से अधिक समुदाय क्षेत्रीय जो है विविधता अस्पष्ट है, यानी कि उनको आप बता ही नहीं सकते पर्टिकुलर किस जाति से संबंधित ये हैं। हालांकि ऐसा भी देखने को मिलता है कि विविधता स्पष्ट होने का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि आज भी कुछ कम्युनिटी ऐसी हैं जो जातियों का वर्णन करते समय अपने आप को एक ही नाम से अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। जैसे कुछ लोग ग्वाल के नाम से जानते हैं, कुछ लोग यादव के नाम से जाने जाते हैं, कुछ लोग अहिर के नाम से जाने जाते हैं। तो आप सोच के देखिए, एक ही कम्युनिटी है जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से नाम से जानी जाती है। अब इनको आप कैसे कैटेगराइज करेंगे, कैसे समझेंगे कि तेलंगाना में जो कम्युनिटी है वो उत्तर प्रदेश की कम्युनिटी ही वही कम्युनिटी है जो तेलंगाना में है, बस नाम चेंज है। तो आप इन नामों को कैसे इकट्ठा करेंगे, ये सबसे बड़ा जो है प्रश्न चिन्ह है। हालांकि अगली जो समस्या हमारे सामने है वो है गतिशील जाति व्यवस्था। बहुत बार ऐसा देखा गया, जैसे मैं आपको बताता हूं, समस्या इसकी भी है। गतिशील का मतलब क्या है, ये डायनेमिक है, परिवर्तित हो रही है, लगातार चीजें चेंज होती जा रही हैं। कैसे चेंज हो रही हैं उसके समझेंगे। देखिए, चेंज में ये कहा जा रहा है कि भाई बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो कैटेगरी अपनी कुछ जातियों के कुछ अलग थी, वो अब टाइटल जो है कुछ अलग इस्तेमाल करने लगी। तो होने क्या लगा है कि बहुत से लोग जो पहले कुछ और थे अब वो टाइटल बदल करके कुछ और लगाने लगे। जैसे मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल ले लेता हूं यादव के बारे में ही। तो यादव में आप देखोगे तो यादव में भी बहुत सारे ऐसे मिलते हैं कि भाई वो कहते हैं कि हमारे यादव तो नहीं थे, हम पहले यादव नहीं थे, अब यादव लगाने लगे हैं। जैसे आपने सुना होगा सिंह और यादव एक साथ यूज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे शर्मा है, शर्मा अगर आप देखोगे तो पहाड़ी क्षेत्रों में भी आपको शर्मा ब्राह्मण मिलेंगे, राजस्थान क्षेत्र में आपको शर्मा ब्राह्मण मिल जाएंगे। अगर आप शर्मा की बात करो तो शर्मा उत्तर प्रदेश में लोहार कम्युनिटी भी शर्मा लगाती है जो लोहे का काम करती है। तो आपको शर्मा तो है, अब आप ये कैसे कैटेगराइज करोगे भाई कि ये शर्मा वो वाले हैं जो जनरल में आ रहे हैं, कि ओबीसी में आ रहे हैं, कि एसटी में आ रहे हैं, कि एससी में आ रहे हैं, ये समस्या है, ठीक है। इसके साथ साथ राजनीतिक और सामाजिक हस्तक्षेप भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि सरकार जो है जनगणना कराने के पक्ष में है, लगभग सभी क्षेत्र ये कह भी रहे हैं कि भाई जनगणना करानी चाहिए। भारत में ऑलरेडी 3 राज्य ऐसा कर भी चुके हैं, लेकिन अब केंद्र इस चीज को इंप्लीमेंट करना चाहता है कि भाई हमारे पास भी डेटा होना चाहिए। तो इसमें सबसे बड़ी बात तो है राजनीतिक और सामाजिक दबाव। क्षेत्रवाद जो है भारत में बहुत ज्यादा है, क्षेत्रवाद बहुत ज्यादा है, जातिवाद बहुत ज्यादा है। और इस पे एक प्रश्न जो अभी मेरे दिमाग में उठा, अब मैं आपको एक चीज और भी याद दिला दूं। भारत अक्सर जाति व्यवस्था में, अब भारत हम देख रहे हैं हमारी जो संस्कृति रही है और जो वर्तमान में हमारा जो नियम कानून है उसके तहत हम देखते हैं कि जाति व्यवस्था को कहीं ना कहीं हम अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ जातियां बटी ना हो, लोग इंसान को इंसान की नजर से देखें। लेकिन हो क्या रहा है, जातिगत जनगणना हो रही है। क्या हो रही है? जातिगत जनगणना हो रही है। ठीक है, सरकार का जो मोटो है वो तो ठीक है, ठीक है, हमारे पास भाई कोई एक वर्ग है जिसमें हमें कितने संसाधनों को अलॉट करना है वो जानकारी उसके पास हो जाएगी। इसके अलग क्या जो है इफेक्ट होंगे, क्या इंप्लीमेंटेशन इनका देखने के मिलने, इंप्लीमेंटेशन होने के बाद इनका इफेक्ट देखने को मिलेगा, सामाजिक और आर्थिक आधार पर वो अलग होगा। तो इस बात को समझिएगा, ठीक है। अगला, इस चीज को समझने के लिए अब देखिए संभावित समाधान क्या क्या हो सकते हैं, ये भी इस पूरे न्यूज में समझाया गया है। हालांकि ये संभावित समाधान आप अपनी इस सूची में कुछ और भी जोड़ सकते हैं जो आपको लगे।
संभावित समाधान में कहा गया कि राज्य सूचीवार तैयार की जाए, राज्यवार सूची तैयार की जाए, और इसमें एक बिहार मॉडल है उसको लिया जाए। कि बिहार मॉडल क्या है भाई? तो बिहार ने अपने यहां जातिगत जनगणना जो कराई है उसमें उसने अपनी सूची तैयार की है जातियों की। ये मुझे जो है कहा जाता है कि अगर इस मॉडल को हम राष्ट्रीय स्तर पर करवा दे कि भाई हर राज्य तो अपने यहाँ की लोकेलिटी को समझता ही होगा, तो राज्य क्या करे, उसको जो है समझ ले कि वहां कितनी जातियां हैं, कितने लोग हैं, कितने तरह के हैं, वो अपना डेटा केंद्र को दे दे। तो एक तो ये समाधान है। दूसरा है जन सुनवाई और सार्वजनिक चर्चा। इस पर क्या होता है कि कई बार डिबेट हो जाती है कि भाई आपने हमको इस कैटेगरी में कैसे कह दिया, आपने हमको इस कैटेगरी में कैसे रख दिया। इस डिबेट को भी शांत करने के लिए कहा जा रहा है कि जितने भी शिक्षाविद हैं, बड़े बड़े समाज के लोगों के वर्ग हैं, चिंतक हैं, उनके सामने ये डेटा शेयर किया जाए, उनसे सलाह मशवरा की जाए, उनसे जन सुनवाई की जाए, लोगों से मिला जाए और उनसे बात की जाए। तो एक तरीका तो ये हो सकता है जिससे ये जो समस्या है जातियों को एक सारणीकृत करने की, वो सॉल्व हो सकती है। अगर आप अब यहां पर आप देखिए कि किस तरीके से आजकल तकनीकी आगे आ रही है। कहा जा रहा है कि आप एआई और डेटा एनालिटिक्स का प्रयोग कर सकते हैं इन डेटा को कैटेगराइज करने के लिए, क्लासिफाइड करने के लिए आपको, और या टेबुलाइजेशन बनाने के लिए इन डेटास को यूज किया जा सकता है। बात समझ में आ गई? तो इसलिए कहा जा रहा है कि भाई इस समस्या का निदान पाने के लिए आप इस कुछ मेथड दे रखे हैं, ये कुछ आपके जैसे सार्वजनिक सूची हो गई और उसको अच्छे तरीके से डिबेट करना, उसके बाद आप चाहें तो एआई मॉडल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो एआई मॉडल का इस्तेमाल करने के बाद जो है आप ये कह सकते हैं कि काफ़ी चीज़ें हल्की हो जाएंगी। हालांकि ये बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो हमारे पास है वो पेज नंबर 6 पर है, जीएस पेपर 2 और 3 से संबंधित है। ठीक है, जीएस पेपर 2 और 3 से संबंधित है। चलिए, वैश्विक व्यवस्था में बदलाव। हालांकि ये आर्टिकल मुझे बहुत पसंद आया, मैंने पढ़ा इसको, जब चीजें समझी तो आप भी समझने का प्रयास करिएगा। इस आर्टिकल में बहुत सारी चीजें आपको समझ में आने वाली हैं कि भाई जो आजकल देखिए, इसको मैं थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि आपको समझा देता हूं। पृष्ठभूमि ये है कि करंट सिचुएशन आप सभी जान रहे हैं। पहलगाम आपने देखा, इजराइल हमास देखा, टैरिफ ट्रेड देखा, ठीक है, ट्रेड वॉर देखा आपने, टैरिफ वॉर भी देखा। इसके बाद चाइना का जो एग्रेशन है टूवर्ड्स जो है अक्साई चीन, उसको आप देख रहे हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं पीओके पे जो है डेवलपमेंट हो रही है। भारत में राजनीति देख रहे हैं। वैश्विक पटल पर चीजें जिस तरीके से यूरोपीय यूनियन और इन सब में जो है हलचल मची पड़ी है, जर्मनी की सिचुएशन अलग देख रहे हैं आप। अब आप इन सारी न्यूज को जब देख रहे हैं तो ये वैश्विक बदलाव की तरीके से देखी जा रही है। ये वैश्विक बदलाव है। इन वैश्विक बदलाव में भारत के लिए क्या क्या चीजें सही हैं और किन मौका का लाभ उसे उठाना चाहिए, वो इस बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो ये पूरा आर्टिकल इंडिया से रिलेटेड है, जो ये बताता है कि भारत में जिस तरह की कंडीशंस हैं उसको किस तरीके से समझा जाए और भारत के लिए उसको अच्छी तरीके से डेवलप किया जाए, ताकि भारत जो है एक विश्व शक्ति, एक विश्व राष्ट्र के तौर पर जो है उभरे। देखिए, वैश्विक व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आप आजकल देखने को मिल रहा है, जो कि मैंने आपको अभी बताया। इसके साथ ही साथ अगर हम उत्तर औपनिवेशिक व्यवस्था की बात करें, जो वैश्वीकरण के बाद जो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से व्यवसाय जो है वो सभी इकोनॉमी ने अपने अपने दरवाजे खोल लिए और सभी इकोनॉमी ने अपने को 2 सेक्टर मॉडल से 3 सेक्टर और 4 सेक्टर मॉडल में कन्वर्ट कर लिया और कहा भैया अब हम विदेशों से व्यापार करेंगे। विदेश व्यापार खुलने की वजह से हुआ ये कि जो कंट्रीज डेवलप थी, जिनके यहाँ अभी उतनी जिनके यहाँ बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी थी, कॉस्ट इफेक्टिव जो है मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे थे, वो जो डेवलपमेंट कंट्रीज थी, जो डेवलपमेंट के फेज में थी या डेवलपिंग कंट्रीज थी, उनके यहाँ अपना सामान पाट दिए। तो वैश्वीकरण का एक तो ये भी नुकसान देखने को मिल रहा है भाई, कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको स्ट्रगल करनी पड़ रही है अपने आप को वैश्विक पटल पे लाने के लिए। तो इस तरीके से हमने देखा कि औपनिवेशिक व्यवस्था जो रही है वो भी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। आप देखिए ना, ट्रेड वॉर में क्या हो रहा है, सॉरी टैरिफ वॉर में क्या हो रहा है, आप देखिए, खुद सोच करके देखिए। टैरिफ लगाया जा रहा है 145% तो केवल चाइना पे ठोक दिया गया कि भैया अब आपका सामान पूरी तरीके से बंद। तो वैश्वीकरण जो आया था, एक अर्थव्यवस्था दूसरे अर्थव्यवस्था से जुड़ सके, वो कहां हो रहा है भाई, वो तो बंद हो गया। ठीक है, अगला जो है आप देखेंगे कि WTO, UN, G7 का प्रभाव जो है वो कम हो रहा है, वहीं ब्रिक्स का जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब इस बात पर यह तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, देखिए इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन और G7 कंट्रीज का जो वैश्विक प्रभाव था धीरे धीरे खत्म हो चुका है।
अब हो भी रहा है, बहुत से लोग कहेंगे, बट मेरा ये मानना है पर्सनली, और मैं ये बात आप पे थोप नहीं रहा, कि इनका जिस लिए इनको स्थापित किया गया था अब इनका वो काम तो रहा नहीं। आप देखिए यूएन था, यूनाइटेड नेशन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमने देखा स्थापना की गई और ये बोला गया कि भाई अब आपका काम सिंपली ये है कि जो आपसी लड़ाई झगड़े हैं देश में युद्ध ना होने पाए। आप देखो ना, इजराइल हमास हो गया, ठीक है, रशिया यूक्रेन हो गया, ठीक है, टैरिफ वॉर हो गई भैया अमेरिका की। WTO क्या कर रहा था? कुछ भी तो नहीं। कोई चीज हो पा रही है? मुझे आप सोच करके बताइए कि जिस चीज के लिए इन्हें स्थापित किया गया था, जिस चीज की इनको जिम्मेदारी दी गई थी, क्या ये अपने जिम्मेदारी को जो है पूरी तरीके से निभाने में सक्सेस रहे हैं, सफल रहे हैं? आपको नहीं लगता कि ये पूरी तरीके से फेल है? और उसके बाद जो हो क्या रहा है, अब यूएन जो है वो सिर्फ अफ्रीकी क्षेत्रों के लिए, अफ्रीकी क्षेत्रों या अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के लिए इंपॉर्टेंट रह गया। वहीं पर इसकी पीस कीपिंग फोर्स हैं, वहीं पर जो है जो समाज कल्याण है, जो गवर्नेंस से संबंधित चीज़ें हैं, अफ्रीका में ही अपना वो है। बाकी के जो देश विकसित हो जा रहे हैं, जो भले इनके सदस्य हैं लेकिन इनसे कोई मतलब नहीं है। आप देख रहे हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो कोई मीटिंग हो रही है तो वहाँ वीटो का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, वीटो का दबदबा सा बन गया है। कोई भी चीज़ अगर भारत चाहता है कि उस चीज़ को जो है अंतर्राष्ट्रीय नज़र में लाया जाए तो उस पर वीटो कर देता है चाइना। आप हाल ही में आपने देखा टीआरएफ वाली बात, जो हमने समझी थी कि टीआरएफ जो था, द रेजिडेंट फ्रंट, इसको जो है आतंकवादियों की सूचियों की लिस्ट में शामिल कराने के लिए प्रस्ताव रखा जाना था, वीटो का इस्तेमाल किया जा सकता था, हालांकि किया नहीं गया, लेकिन कहीं जिक्र ही नहीं हुआ यूएन में कि भाई हाँ ये लश्कर तैयबा का जो है एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी छोटी बॉडी है और ये क्या करते हैं, प्रॉक्सी वॉर लड़ने का काम करते हैं। तो ये सब कहीं हो ही नहीं रहा है ना। तो लेखक कहना चाह रहे हैं कि जो वैश्विक पटल पे बदलाव देखे जा रहे हैं, जो संस्थाएं पहले से स्थापित हो चुकी हैं, अब उनका कोई मूल्य नहीं रह गया। बल्कि आपने देखा होगा रशिया यूक्रेन वॉर में ब्रिक्स का बहुत ज्यादा जो है वो देखने को मिला है। ब्रिक्स का जो है वो देखने को मिला, 5 कंट्रीज का ये ग्रुप इतना ज्यादा उभर रहा है। इसके साथ ही साथ आपने एक चीज और सुनी होगी, ब्रिक्स करेंसी, ब्रिक्स की जो है करेंसी, उससे संबंधित एक नई न्यूज अपडेट आपको देखने को मिली होगी कि ब्रिक्स की कंट्रीज जो हैं वो चाहती हैं हम आपसी अपने ब्रिक्स की एक खुद की करेंसी लॉन्च करें और आपसी होने वाले आयात निर्यात में उस करेंसी का इस्तेमाल किया जाए। हालांकि ट्रंप ने इस पर फिर चुनौती दी थी, जबकि WTO का ये काम था कि चीजों को डेवलप किया जाए, अच्छे हेल्दी इन्वायरमेंट किए जाएं, लेकिन राष्ट्र अपनी खुद की संप्रभुता को बचाने के लिए नियम कानून अपने तरीके से लागू करता है, WTO के कोई कानून उस पर लागू नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रिक्स पे ये बोला गया, जो है आपके ट्रंप साहब ने का बोला कि अगर आपने किसी भी तरीके का कोई ऐसा काम किया जो डी-डॉलराइजेशन को प्रमोट करता हो तो मैं हैवी टैक्स इंपोज करूंगा, हैवी टैरिफ लगाऊंगा, हैवी जो है सैंक्शंस आपके ऊपर इंपोज कर दूंगा, लाइक रशिया। बात समझ में आ गई? तो ये एक बहुत बड़ा जो है प्रभाव रहा है जो समझना है। हालांकि ये एडिटोरियल है इसलिए आपको इन डेप्थ चीजें समझा रहा हूं। ठीक है, अब अमेरिका और चीन जो कंडीशन इस समय देखने को मिल रही है, अमेरिका और चीन जो है वो आपस में इस तरीके से लड़ रहे हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी और सैन्य क्षमता में लगभग एक दूसरे के बराबर माने जाते हैं। हमने लास्ट वाली वीडियो में देखा कि 30 देशों की यात्रा शी जिनपिंग अभी किए हैं, जिसमें कंबोडिया में एक जो है परियोजना का भी उद्घाटन किया है और 30 देशों में सबसे ज्यादा 15 से ज्यादा जो है समझौते कंबोडिया के साथ साइन किए गए हैं। वहां पर आप क्या देखने को मिल रहा है कि अमेरिका जिस तरीके से अपना दबदबा बना रहा है उसी तरीके से लगभग चीन का भी दबदबा है। चाहे व्यापार की बात करें तो व्यापार में अमेरिका से भी ज्यादा अच्छा चीन जो है अपना वो कर रहा है, प्रौद्योगिकी की बात करें, सैन्य क्षमताओं की बात करें, 6th जनरेशन फाइटर जेट जो है उसने बना लिया। ठीक है, ऑटोमेटिक पायलट मोड पे वो चल रहा है, 2 बार उसका परीक्षण भी किया जा चुका है। तो किसी चीज में अमेरिका से तो पीछे है नहीं। तो अब हो रहा है ध्रुवीकरण। अब जो पूरे विश्व का नक्शा है ये ध्रुवीकरण हो रहा है। अब ध्रुवीकरण हो रहा है कि एक साइड इधर बढ़ रही है, एक साइड इधर बढ़ रही है। भारत की बढ़ती भूमिका, हालांकि आप इस बात से नकार नहीं सकते हैं कि भारत की जो भूमिका रही है वो आने वाले कुछ समयों से काफी इंपॉर्टेंट होती जा रही है। भारत कई जगहों पे मध्यस्थता का काम करता है। रशिया यूक्रेन में जी हमने देखा कि व्लादिमीर पुतिन जो हैं और जेलेंस्की जो हैं उन दोनों ने भारत की तरफ रुख किया। ठीक है, जेलेंस्की ने कई बार इस बात का स्टेटमेंट दिया कि भारत अगर चाहे तो इस युद्ध को रुकवा सकता है। ठीक है, तो भारत की जो बढ़ती भूमिका है और उसकी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की जो राह है वो क्लियरिटी नजर आ रही है। उसमें लग रहा है कि अगर भारत सही तरीके से अपने रणनीतिक कदम को उठाए तो वो विकसित राष्ट्र बनने में ज्यादा समय नहीं लगाएगा और साथ ही साथ उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो वैश्विक अर्थव्यवस्था में नंबर 3 पे आ जाती है बहुत जल्द ही जल्द। एशिया का उदय
आपको भी पता है कि 21वीं सदी एशिया की सदी कही जा रही है, तो 21वीं सदी को एशियाई सदी इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि एशिया फिर से वैश्विक धन और शक्ति का केंद्र बनता जा रहा है। आप देख रहे हैं भारत की जो है डेवलपमेंट कैसे हो रही है, आप देख रहे हैं चाइना किस तरीके से डेवलपमेंट कर रहा है। हालांकि बीच में कुछ उथल पुथल ऐसे रहे हैं, बीच में कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो टांग खींचने का काम करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान। तो ये टांग खींचने का काम इनका रहेगा। ये रोग स्टेट हैं। रोग स्टेट का मतलब आप समझते हैं, जो वैश्विक पटल पर, वैश्विक स्तर पर सभी देशों के लिए खतरा होता है। यूएन की जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी, उसमें इंडिया ने साफ साफ बोला कि पाकिस्तान जो है वो रोग स्टेट बनता जा रहा है। समझ गए आप? तो इस तरीके से कुछ प्रयास समझ सकते हैं। हालांकि बांग्लादेश भी अब इसी में शामिल होने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम उन चीजों पे अब नहीं जाएंगे क्योंकि टॉपिक हमारा जो है वो भारत को सेंटर में रख करके है। तो इसलिए जो है लेखक ये कहते हैं कि इतने सारे जो है आपके पास ऑप्शन है, भारत अगर अपनी रणनीतियों को सही रखेगा तो चीजें अच्छी हो सकती हैं। भारत के लिए अवसर क्या है? तो भारत के लिए अवसर यह है कि वैश्विक मूल्य सूचकांक जो है, ग्लोबल वैल्यू चेन, उसमें भागीदारी का अवसर इसको मिल रहा है, जिसका पूर्ण रूप से उसको फायदा उठाना चाहिए। एशियान और अफ्रीकी संघ के साथ नए समझौते और आर्थिक समझौते का अवसर भी उठाना चाहिए। हाल ही में आपने देखा 145 जो है % टैरिफ लगाने के बाद सी जिनपिंग पहुंच गए 30 देशों की, छोटी छोटी देशों की यात्रा करने के लिए। अभी तक उनको नहीं पूछ रहे थे, क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा टेंडर उनके पास था, अमेरिका की पूरी मार्केट को कैप्चर कर रखे थे। अब उनको कोई मतलब ही नहीं था। जब इनको लगा कि अब ये प्रेशर बन सकता है तो हमें दबदबा क्रिएट करना है, काउंटर करना है कि जो है अमेरिका को, तो उन्होंने 30 देशों की यात्रा की। तो भारत को भी चाहिए कि वो आसियान और अफ्रीकी संघ के साथ जो है धीरे धीरे इस चीज को बढ़ाए और उनके साथ संबंधों को जो है मजबूत करे और उनसे जो है नए समझौतों का अवसर पैदा करे, कि जिससे वो आपसी समझौते के साथ बायलैटरल ट्रेड हो गया, मल्टीलैटरल ट्रेड हो गया। ठीक है, आप अगर बात करें बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें, ठीक है, तो ऐसे एग्रीमेंट साइन किए जाने चाहिए। इसके साथ साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो कि एआई का जो भारत का मिशन है, उसको और अच्छे तरीके से पुश करे। सेमीकंडक्टर और तकनीकी क्षेत्रों में भी एक नया नेतृत्व हासिल करने की आवश्यकता है, जो कि भारत कर भी रहा है हालांकि। ठीक है, तो भारत की जो ये शक्ति रही है, ये चीज इंपॉर्टेंट रही है। आगे हम बात करें कि भारत की चुनौतियां कौन कौन सी रही हैं दोस्तों, तो WTO के पतन के बाद व्यापार नए नियम बनाने की जरूरत पड़ेगी। जिस तरीके से WTO का पतन होता जा रहा है, WTO के नियम कोई देश मानने को तैयार नहीं है, तो उसके बाद एक ऐसा जो है निगम बनाने की जरूरत पड़ेगी जिसके नियम सब पर लागू हो। अमेरिका और चीन के बाद तनाव के बीच संतुलन बनाए रखना भारत का काम है, क्योंकि बिल्कुल नहीं चाहेगा अमेरिका और भारत ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि अमेरिका और चाइना एक ऐसे समय पर लड़ बैठें जिस समय पर भारत अपनी जो है विकास की ईंटें लगा रहा हो। ठीक है, तो शिक्षा और नवाचार में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। जो तकनीकी आत्मनिर्भरता, इसमें भारत को चाहिए कि वो चीन का मॉडल इस्तेमाल करे। उसने अपनी शिक्षा और तकनीकी और उत्पादन को एक अलाइन कर करके उसी तरीके की शिक्षा को आगे बढ़ाया जो उसके उत्पादन और तकनीकी को बढ़ाया जा सके, जिससे। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने देख रहे हैं। अगला हम बात करें तो हमारे सामने जो चीजें बदल के आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि भारत के पास एक बड़ा मौका है कि वह इस वैश्विक बदलाव का लाभ उठा करके आर्थिक और तकनीकी महाशक्ति बन सकता है। वहीं अगर इसके लिए जरूरत की बात करें तो स्पष्ट रणनीति, क्लियर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसके पास, राजनीतिक एकता होनी चाहिए, उथल पुथल नहीं होनी चाहिए, नवाचार पर जोर दिया जाना चाहिए, जैसे सेमीकंडक्टर, नई नई तकनीकियां। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि वैश्विक पटल पर भारत उभर करके सामने आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें समझने वाली बात यही थी जो लेखक आपको समझाना चाह रहे थे। अगला जो एडिटोरियल है वो भी आपको जो है पेज नंबर 6 पर ही मिलेगा। जीएस पेपर 2 पॉलिटी से संबंधित हो, इसको पढ़ सकते हैं, संसदीय प्रणाली के बारे में। देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भी ये कहना था कि जब संविधान बन रहा था तो हम किस प्रणाली को उठाएं, तो हमने संसदीय प्रणाली का चयन किया। संसदीय प्रणाली का तात्पर्य यह होता है कि भारत में संसद जो होगी वो सरकार की जवाबदेही को तय करेगी। सरकार कर क्या रही है, क्या चीज़ें उसमें डिस्कस होनी चाहिए, क्या चीज़ सरकार गलत कर रही है, क्या सही कर रही, इसका जो प्रश्न है वो पूछा जा सकेगा। हालांकि संसदीय कार्यवाही के जो संसदीय नियंत्रण है भारत में, उसके परिप्रेक्ष्य में ये जो आर्टिकल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस बात पे जोर दे रहा है कि जो काम बोला गया, जो चीज़ें हमने निर्धारित की, जो नियंत्रण हमने रखना की प्रयास किया, वो नियंत्रण तो अब देखने को मिल नहीं रहा है। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप जो है ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हो तो इसको ध्यान में रखें। तो देखिए, होता क्या है कि भारत में जो प्रणाली है वो ऐसी है कि संसदीय प्रणाली को चुनने का सिर्फ सिंपल सा ये तरीका रहा है कि कार्यपालिका जो है उसकी दैनिक जवाबदेही को सुनिश्चित किया जा सके। कैसे? हम देखते हैं कि जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही संचालित की जाती हैं।
उसमें क्या होते हैं, सांसद आते हैं, सांसद आते हैं, अपने अपने मुद्दों को रखते हैं, बहस करते हैं, एक दूसरे पे प्रश्न उठाते हैं, पक्ष और विपक्ष में प्रश्न होता है और प्रश्नों के आधार पर जो है वो आपको अपनी व्याख्या देनी पड़ती है, उस प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। और यही चीज धीरे धीरे भारतीय संसद में खत्म होती जा रही है। वो कैसे हो रही है, इसी बात को लेखकों ने इस बारे में समझाने का प्रयास किया है। देखिए वो कहते क्या हैं कि संसदीय कार्यप्रणाली को इसलिए चुना गया ताकि कार्यपालिका की दैनिक जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। बी.आर. अम्बेडकर ने इस बात पर जोर दिया कि संसद के माध्यम से प्रश्न, बहस और चुनावों के द्वारा सरकार को जवाबदेही ठहराई जा सकती है, कि संसद में उससे प्रश्न पूछे जाएं, उस पर बहस की जाए और सरकार को चुनाव के द्वारा उसकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। भाई सरकार अगर गलत काम कर रही है, जनता उनको वोट ना दे, अगली बार वो हार जाएं तो उनको ये समझ में आए कि आपने गलत किया था, ये अब परिणाम आपको भुगतने मिले हैं, यही उसका रिजल्ट रहा है। तो भारत में जो है इस तरीके की चीज़ों के बारे में इसलिए भी डिस्कस करना ज़रूरी है कि भारत जो है 145 करोड़ लोगों की डेमोक्रेसी है। तो वहाँ पर अगर आप चीज़ों को सही तरीके से समझेंगे नहीं, सही तरीके से उस पर विचार नहीं करेंगे, आप एक अच्छे निर्णय, आप एक जो है समान निर्णय, एक समान निर्णय नहीं बना पाएंगे। उसका रीज़न भी है, यह प्रणाली प्रतिदिन प्रश्नकाल, शून्यकाल, आपने इस शब्दों से संबंधित जितने भी आपके वो हैं, अब मुझे पता है कि अगर आप पॉलिटी अच्छे से पढ़े होंगे तो इन शब्दों से आप फैमिलियर होंगे। और बहसों के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। संसद में एक शून्यकाल का प्रावधान भी किया गया है, संसद में जो है प्रश्नकाल का भी प्रावधान किया गया है। प्रश्नकाल के दौरान आपसे क्या होता है कि प्रश्नकाल में होता यह है कि आपको पक्ष और प्रतिपक्ष आपस में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे प्रतिपक्ष कई बार होता है, जो विपक्ष होता है वो प्रश्नों की एक ऐसी सूची संबंधित मंत्रालय के मंत्री को दे देता है कि भैया हमारे ये प्रश्न है, इनका उत्तर आप संसद में हमें दीजिएगा। अब उन प्रश्नों में ये भी देखा जा रहा है कि जो प्रश्नों की तर्क शक्ति है, प्रश्नों की जो तर्क संगीता है, वो भी बहुत कम होती जा रही है। प्रश्न पूछे कैसे जा रहे हैं, प्रश्न ऐसे पूछे जा रहे हैं कि वहां घोटाले में कितना पैसा जो है चला गया, उस वाले घोटाले की जांच कब करवा रहे हो, ये चीज कैसे कर रहे हो, वो चीज कैसे कर रहे हो। इसमें आपको क्या लगता है, ये प्रश्न किसी तरफ के प्रश्न है? हालांकि टैक्स पेयर्स का पैसा है। ये एक दिन की कार्यवाही करने के लिए लगभग 2 करोड़ का खर्चा आता है। एक दिन की कार्यवाही अगर पूरी संसद को ऑपरेट किया जाए तो लगभग 2 करोड़ का खर्चा आ रहा है। 2 करोड़ के खर्चे में आप ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो, समझने का प्रयास करिए। तो प्रश्नों का जो स्तर है वो भी बहुत निम्न कोटि का है। तो प्रश्नकाल, अब इसमें होता क्या है कि आपने दिया प्रश्न और संबंधित मंत्रालय का मंत्री जो है उसका जवाब देगा। शून्यकाल, बिना किसी प्रायर नोटिस के, बिना किसी सूचना के आप शून्यकाल के दौरान किसी भी मंत्री से प्रश्न उठा सकते हैं। ये सब होता क्या है भाई, प्रश्न तो तभी आप पूछोगे ना जब आपको ये चीज का ध्यान रहेगा कि भाई हम जो काम कर रहे हैं उस पर प्रश्न उठ सकते हैं। तो प्रश्न पूछने वाला और प्रश्न का जवाब देने वाला दोनों इस बात को लेकर के सचेत रहेंगे कि भाई कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए वरना संसद में हमारी टांग खींच ली जाएगी। बात समझ में आ गई? इसी के साथ साथ बहस है, जो बहुत सारी समितियां बनाई गई, जैसे अस्थायी समिति की रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट पे चर्चा करनी पड़ती है। ये सब चीजें भारत में आए दिन जैसे जैसे धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है, चीजें मरती जा रही हैं, हमने देखा। आगे हम इस आर्टिकल में ये भी देखेंगे कि नियमित चुनावों के जरिए आवधिक जवाबदेही को भी तय किया जा सकता है। इसके साथ साथ भारतीय संसद का जो हाल है वो मैंने आपको यहां दे दिया। देखिए 17वीं लोकसभा जो कि 2019 से 24 तक थी, प्रश्नकाल में मात्र 60% लोकसभा और 52% राज्यसभा में ही समय संचालित हो सका। अब आप सोच के देखिए कि जब धीरे धीरे प्रश्नों के काल को छोटा किया जा रहा है, प्रश्नों को ज्यादा जो है महत्व नहीं दिया जा रहा है, समितियों की रिपोर्टों को महत्व नहीं दिया जा रहा है, तो आपको पता है कि जो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जनमानस से डायरेक्टली संबंधित हैं, उन पे विचार सरकार का जाएगा ही नहीं। सरकार तो केवल बिल में आए दिन किसी चीजों में बिजी रहने लगेगी। तो जब सरकार का ध्यान ही नहीं जाएगा तो इनमें बदलाव होने की कोई संभावना भी नहीं दिखेगी। हंगामे और मध्यस्थ स्थगनों के कारण महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दे अनुत्तरित रह जाते हैं। आप देखते हैं आए दिन तो संसद में हंगामा हो जाता है, विपक्ष कभी खड़ा हो गया तो कभी पक्ष खड़ा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो कारण है, इसी पर लेखक जो है विचार आकर्षित करना चाह रहे हैं कि भाई देखिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं। इसके साथ ही साथ आप देखिए तो विभागीय स्थायी समितियां, जिसको DRS-SC बोलते हैं, के द्वारा तैयार की गई 70% से अधिक रिपोर्ट पर संसद में कभी चर्चा ही नहीं हुई है। स्थायी समिति की 70% रिपोर्ट पर संसद ने कभी चर्चा ही नहीं की, उसको कभी उतनी वैल्यू ही नहीं दी गई। 2019 से 24 के दौरान मात्र 300 से अधिक समित रिपोर्टों में से केवल 80 पर ही चर्चा हुई है। 300 रिपोर्ट्स भेजी गई जिनमें मात्र
85 रिपोर्ट्स के बारे में लोगों ने डिस्कस किया, संसद में इस बात पे डिस्कशन हुआ। तो ये जो प्रक्रिया है जवाबदेही की, जब आप प्रश्न ही नहीं पूछने का मौका मिलेगा तो आप किसी की जवाबदेही तय कैसे करेंगे, सोचने का विषय है। ठीक है, इसके साथ ही साथ हालांकि आप अगर हम बात करें इस चीज के बारे में कि क्या भारत ने जो ये प्रणाली उठाई, जहां से हमने लगभग संविधान के बहुत सारा चीजें उठाई, वो देश ऐसा कुछ करता है क्या? तो देखिए ब्रिटिश मॉडल जो अगर हम बात करें तो ब्रिटिश मॉडल में बेसिकली होता क्या है कि प्रमुख कानूनों को जब लागू किया जाता है तो 3 से 5 वर्ष के बाद समिति उस पर रिपोर्ट बनाती है और उस रिपोर्ट की समीक्षा अनिवार्य रूप से करना जरूरी है, अनिवार्य होनी चाहिए उस समीक्षा का। यानी कि वो समीक्षा करके ये बताया जाएगा कि फला जो कानून बनाया गया था भाई, वो एक पर्टिकुलर समय के बाद किस तरीके से काम कर रहा है, क्या उसके इंप्लीमेंटेशन में दोष आए, क्या उससे फायदा हो रहा है। संसदीय डेटा और एनालिटिक्स यूनिट की स्थापना की जाए। ठीक है, तो ये कुछ सुधार हैं, कुछ व्यवहारिक सुधार हैं जो करने चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए, चूंकि डेटा बहुत बड़ा है तो उसको क्या करना चाहिए कि डेटा को एनालिटिक्स यूनिट की स्थापना की जानी चाहिए, जो इस बात का ध्यान रखे कि जो डेटा यहाँ पुट किए जा रहे हैं क्या वो सही है या गलत। एआई आधारित पॉलिसी ट्रैकर और सॉफ्टवेयर विकसित किए जाएं। इसके साथ ही साथ बजट आवंटन और व्यय पर रियल टाइम डैशबोर्ड क्रिएट किया जाए कि करंट में कोई चाहे कि करंट में आज के टाइम पे 9 बजे या 10 बजे कितनी सिचुएशन चल रही है तो उसको ट्रैक किया जा सके। इसके साथ साथ संसदीय निगरानी लोकतंत्र का वह सुरक्षा वाल्व है जो सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाए रखता है। तो ये वॉल जब सेफ्टी वॉल धीरे धीरे हटने लगेगा तो जवाबदेहिता खत्म हो जाएगी। विश्व बैंक के अनुसार प्रभावी संसदीय निगरानी वाले देशों में भ्रष्टाचार 30 से 40% कम होता है। क्यों? क्योंकि लोग जवाब पूछते हैं और जब जवाब जो है मांगेंगे तो जाहिर सी बात है आपको जवाब देना पड़ेगा। वहां आप जो है कहते हैं ना कि जब जवाब की बात आती है तो चोर भी पकड़े जा सकते हैं, तो वही वाली बात है कि जवाबदेही धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने जो है प्रारंभिक परीक्षाओं के प्रश्न हेतु। ठीक है, अब आप ध्यान रखिएगा, पूरी क्लास को आप देखे हैं तो आप इन प्रश्नों का उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में अच्छे तरीके से कर सकते हैं। विक्जिंगम अंतरराष्ट्रीय डीप वाटर बंदरगाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट है, पोर्ट है, या केरल सरकार और ने अडानी पोर्ट एंड सच के साथ पीपीपी मॉडल पर विकसित किया है। इसकी प्राकृतिक गहराई 10 मीटर है जो छोटे जहाजों के लिए उपयुक्त है। उपयुक्त में से सही कथन का चयन करना है, केवल 1 2 2 3 3 1 3 1 या 2 तीनों। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियों के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? अमरावती विधायी राजधानी, माफी चाहूंगा, अमरावती विधायी राजधानी, कुर्नूल न्यायिक राजधानी, विशाखापट्टनम प्रशासनिक राजधानी। सही कूट का चयन करना है आपको, केवल 1 2 सही है, केवल 2 3 सही है, 1 और 3 सही है, या 1 2 3 तीनों सही हैं। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या है? जाति आधारित जनगणना की चुनौतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन, याद रखिएगा, सही नहीं के बारे में पूछा गया है? सही नहीं है। 1931 की जनगणना में भारत ने जनजातीय आधारित आंकड़ों को अंतिम स्रोत दिया माना गया। 2021 में SECC में 46 अलग जाति सूचियां प्राप्त हुई। OBC में 5000 से अधिक जातियां दर्ज हैं। जातीय पहचान में क्षेत्रीय विविधता एक प्रमुख चुनौती है। आपको सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों और करेक्ट आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। मुख्य परीक्षा की तरफ बढ़ते हैं। विजिंघम बंदरगाह भारत के ब्लू इकोनॉमी और वैश्विक व्यापार में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। विश्लेषण कीजिए। GS पेपर 3 अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा से संबंधित ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारे पास, जाति जनगणना की प्रक्रिया में डेटा संग्रह और वर्गीकरण की चुनौतियां सामाजिक राजनीतिक संवेदनशीलता को दर्शाती हैं। यह प्रश्न है, आपको इस पर चर्चा करनी है। यह प्रश्न GS पेपर 2 शासन सामाजिक न्याय से संबंधित है। अगर हम बात करें तीसरे प्रश्न की, संसदीय निगरानी के कमजोर होने से लोकतांत्रिक जवाबदेही प्रभावित होती है। इस कथन के आलोक में भारत में संसदीय समिति की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, जो कि GS पेपर 2 संसद और शासन यानी पॉलिटी से संबंधित है। तो दोस्तों अभी तक जो कुछ भी हमने पढ़ा वो आई होप कि आपको समझ में आया। ये पूरा जो वीडियो था इसका सार आपको समझ में आया। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट रहा या आपको किसी भी तरह का कोई प्रश्न है हमसे पूछना चाहते हैं आप, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें अपना प्रश्न टाइप करके भेज सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपके प्रश्नों का उत्तर आप तक
पहुंचे। इस वीडियो को जो है, इस वीडियो में जो पीपीटी आप देख रहे हैं, जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, अगर ये पीडीएफ आप चाहते हैं तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में आपको या कमेंट में हम अपना पिन कमेंट कर देंगे, वहां पर आप टेलीग्राम जाकर हमारा ज्वाइन कर लीजिए। ये पीडीएफ आप डेली डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह की डेली जो है द हिंदू के एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स को समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।